बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कुछ देर कबल ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया है। अपने 100 दिन की कारकर्दगी आवाम के सामने रखी और साथ ही ये दावा किया कि अगले 2 माह के अंदर बड़े अहम फैसले होंगे। उन अहम फैसलों में उन इदारों की निजकारी शामिल है जो खसारे में जा रहे हैं, जो आवाम पर बोझ बन चुके हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से हुकूमतें बदलती रहीं। ये कहा जाता रहा कि ये खसारे में चलने वाले इदारे आवाम पर बोझ हैं, इन्हें बेचा जाएगा, लेकिन सियासी मजबूरियों की बुनियाद पर उन्हें आज तक नहीं बेचा जा सका। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के साथ ये ऐलान भी कर दिया कि ये आखिरी जो है IMF के पास हमारा जो मामला होगा, इसके बाद IMF के पास हम नहीं जाएंगे, IMF से हम बाहर निकल जाएंगे। ये दावा किस हद तक जो है सदाकत पर मबनी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त भी हुकूमत के जो इत्तेहाद है उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN शामिल हैं, उनके माबैन हमें दूरियां दिखाई देती हैं। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने जिस सियासी बहरान का जिक्र किया कि सियासी बहरान मुल्क की तरक्की का रास्ता रोक देते हैं, अगर सियासी बहरान हल नहीं होते तो फिर ये सारे जो दावे शहबाज शरीफ साहब ने आज जो किए ये पाया तकमील तक कैसे पहुँचेंगे। और सियासी बहरान हल करने की एक बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसे खुद पता नहीं कि मुज़ाकरात किसके साथ करने हैं। कभी कहती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहती है कि हमने अपना महमूद खान अचकज़ई को अपना बना दिया सदर, वो बातचीत करेंगे, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, महमूद खान अचकज़ई अपने इत्तेहाद के तौर पर तो बातचीत करेंगे, हम उस वक्त तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात वापस नहीं ले ली जाते। ज़रा सुनवाते हैं आपको आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से खिताब करते हुए क्या कहा। अप्रैल 2022 में जब हमने इक़्तिदार की जिम्मेदारी संभाली तो उस वक्त जो माशी सूरत हाल थी वो आप सबके सामने है। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। मैं समझता हूँ माजी में झांक कर रोने धोने से कोई फायदा नहीं। हम ऐसे तमाम इदारों का जिसका अवामी खिदमत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उसका खात्मा करें। दुनिया में ऐसी असर हाज़िर में मिसालें हैं जहाँ पर उन ममालिक ने सिर्फ एक दफा IMF के आगे हाथ बढ़ाया, उसके बाद जिंदगी भर दोबारा वो IMF के पास नहीं गए। हम 24-25 मरतबा जा चुके हैं। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली, तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। IMF को खैर बात कहने के लिए सियासी बहरान का भी जिक्र किया वज़ीर-ए-आज़म ने कि सियासी बहरान ख़त्म होना बड़ा ज़रूरी है। वो सियासी बहरान कैसे ख़त्म होगा जिसका मैंने पहले भी तज़किरा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती भी है और लेकिन मुज़ाकरात नहीं भी करना चाहती। रऊफ़ हसन साहब और उमर अयूब खान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़रा सुनिएगा वो मुज़ाकरात के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली बात की है कि हमारे अलायंस के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब वो किसी से अलायंस के प्लेटफॉर्म से बातचीत करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें, वो अलायंस के प्लेटफॉर्म से है। पर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये डिमांड है कि जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कम क्लीन, कि इन्होंने ये हमारी प्री रिक्विजिट्स पूरी करनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे तमाम असीरान को, हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो ख़त्म करें, उसके बाद कोई बातचीत होगी। और ये चीज़ महमूद खान अचकज़ई साहब और हमारे सारे अलायंस के लोग और मौलाना फजल रहमान साहब भी उसमें इंक्लूडेड। माजी में तहरीक इंसाफ कहा करती थी मामलात अदालतों में, मुकदमात अदालतों का काम है ख़त्म करना, लेकिन अब हुकूमत से ये तकाजा करना कि ये वो मुकदमात ख़त्म करे, ये कैसे ख़त्म होगी, इसमें बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फ़ारूकी साहबा। शर्मिला फ़ारूकी साहबा आपका बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शर्मिला फ़ारूकी साहबा, आपके सामने मैं 2 सवालात रख के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो यह कि शहबाज शरीफ साहब ने जो आज ऐलानात किए, आपकी सपोर्ट उन्हें दरकार है, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन नज़र ये आता है कि पीपल्स पार्टी गिले शिकवे उस मौके पर लेके बैठ गई है कि जब हुकूमत को अपनी कारकर्दगी दिखाना है, उनके सामने अपोजिशन जो है वो एक बड़ा पहाड़ बन के खड़ी है। इन हालात में हुकूमती इत्तेहाद में जो दरार है ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकती है। दूसरा, जो तहरीक इंसाफ बात कर रही है कि आगे बढ़ना है तो मुकदमात ख़त्म करें। देखिए,
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मियां शहबाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर आज़म बिल्कुल भी नीयत पे शक नहीं करूंगी। आई एम श्योर ही मीन्स वेल। वो वाकतन चाहते होंगे कि पाकिस्तान जो है तरक्की की राह पर गामजन हो, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, क्योंकि फिर ये क्रेडिट जाहिर बात है वज़ीर आज़म के सर जाएगा। लेकिन हालात और मामलात और ग्राउंड रियलिटीज़, ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बड़े मुख्तलिफ हैं। और चूँकि इस वक्त पार्लिमान के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, किसी भी एक जमात के पास वो मेजॉरिटी नहीं है कि उसका एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हो। जहाँ पर आप कोलिशन गवर्नमेंट चलाते हैं ना, और इत्तेहादी आपके साथ होते हैं, तो आप इत्तेहादियों को साथ लेके चलते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया गया? पीपल्स पार्टी के साथ जो एक तहरीरी मुआहदा हुआ था हुकूमत साजी से पहले, उसको वायलेट किया गया। ये जो बजट अभी बना है, इस बजट के ऊपर इनका मुआहदा था हमसे कि वो तमाम पीएसडीपी के प्रोग्राम्स, सारे प्रोजेक्ट्स और बजट मेकिंग प्रोसेस में पीपल्स पार्टी को शामिल रखेंगे, पीपल्स पार्टी से मशावरत करेंगे, पीपल्स पार्टी की इनपुट लेंगे, जो कि नहीं की गई। अब वो वक्त तो गुजर गया है। अच्छा, अब बात ये है कि वज़ीर आज़म बन गए हैं, हम भी चाहते हैं कि हुकूमत चले, हम भी चाहते हैं कि आवाम के मसाइल हल हो, लेकिन ये जो बजट इस वक्त आया है, इसमें कहीं भी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। मैंने वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुनी है, उसमें बड़ी अच्छी बातें की गई। PWD की बात की गई, उन्होंने बात की कि जी ऐसे इदारे हैं जो करप्शन से भरे हुए, उनका खात्मा करना है, तमाम मामलात को दुरुस्त करना है। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि जी ये शायद हमारा आखिरी IMF का प्रोग्राम है, खुदा करे कि ये बात जो उनकी है वो सही साबित हो। लेकिन इस बजट के अंदर कोई ऐसे इकदामात नहीं उठाए गए जिससे आपको नजर आए कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। इस वक्त भी अगर आप बजट का हजूम देखें तो उसमें 8,500 बिलियन के कर्जे आप ले रहे हैं। कभी आपने सुना है कि आपकी आमदनी 10 रुपए है लेकिन आप खर्चा जो है 18 रुपए कर रहे हैं? तो फिर वो 8 रुपए जो है वो खसारे के, वो जाहिर बात है आप कर्ज लेके लेंगे। अब कर्ज जब लेंगे तो उस पर सूद भी चढ़ेगा, फिर आप वो सूद वापस करेंगे, उस सूद वापस और कर्ज वापस करने के लिए और कर्ज लेंगे। तो वो जो होम ग्रोन पॉलिसीज की बात की जाती थी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाती थी, वो कहाँ है? वो मुझे इस बजट में नजर नहीं आ रही है। ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी वो बात की बजट से पहले, बजट के दौरान। ठीक है, गरीब आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। वही जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मजीद टैक्स लगा दिए, जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस हैं उसके ऊपर मजीद टैक्स लगा दिया। कहा जा रहा था कि वो जो देयर आर नो होली काउज, एवरीबडी हैज टू पे टैक्स, हर कोई तो टैक्स नहीं दे रहा ना, वही मजीद टैक्स देगा जो पहले से टैक्स दे रहा है। अब ये इस तरीके से आप देखें, दूध के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, किताबों के ऊपर आपने, पेंसिल के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, फिर आप कहते हैं कि मुल्क के अंदर एजुकेशन इमरजेंसी है, फिर आप कहते हैं कि जी हमने इस प्रोग्राम के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 2008 जुलाई में BISP शुरू किया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, इस बजट में कोई और सोशल सेफ्टी नेटवर्क का प्रोग्राम दिया है? इतने साल गुजर गए, 15-16 साल गुजर गए, देते ना। इस वक्त 40% लोग पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की सतह से नीचे हैं, उसके लिए क्या ऑफर करता है ये बजट? कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। ठीक है, आप वही सब्सिडीज दे जा रहे हैं, आपने 3.8 ट्रिलियन की सब्सिडीज दे दी है वापस आपकी तरफ, ताकि हम PTA की जो मुज़ाकरात है उसको भी डिस्कस कर सकें। उस्मा कारदार साहब, ये तो जो शर्मिला फारूकी साहब बात कर रही हैं कि आपने मुशावरत नहीं की, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं रखा, जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, अक्सर हम सुनते हैं रिफॉर्म्स करेंगे जी, टैक्स रिफॉर्म्स होंगी, इसमें कुछ हुआ नहीं। और जो GDP के अंदर जो बड़े सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, बाकी जो लोग हैं, उनका टैक्स में जो हिस्सा है वो ना होने के बराबर है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया मलिक साहब। मेरे ख्याल में मेरी जो बहन है, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। शायद ये अपने इर्द गिर्द जो आजकल सिचुएशन है महंगाई की, उस पर इन्होंने नज़र नहीं डाली। 29 मंथ्स पहले जो इन्फ्लेशन थी वो 38% पे खड़ी थी, आज वो 12% पे आ गई है। इस वक्त जो आम आदमी, तो पीपल्स पार्टी मानती है, लेकिन पीपल्स पार्टी को मुशावरत मैं बात कर रही हूँ ना कि आम आदमी के लिए, तो ये वो आम आदमी है जो कि आज सुख का सांस ले रहा है, जो चैन से की ज़िंदगी उसके लिए हो गई है, क्योंकि उसके हाथ में जो उसकी इनकम आती है, उसकी कुव्वत ख़रीद बढ़ गई है, हर चीज़ सस्ती हो गई है। रोटी अब 14 रुपए की आपको मिल गई, हर बंदे को। बिजली महंगी होगी? नहीं, बिजली को अभी तो नहीं हुई ना, अभी तो नहीं हुई, अभी तो उन्होंने 1 जुलाई से कहा है, अभी नहीं हुई।
हुई। 4 दफ़ा, ये चौथी दफ़ा पेट्रोल जो है वो 1 महीने के अंदर हुकूमत ने उसकी कीमत कम की है। आपकी मुर्गी से लेके, टमाटर से लेके, प्याज से लेके, LPG से लेके, कुकिंग ऑयल से लेके हर चीज़ जो है उसमें कमी आ गई है। अब अगर ये आम आदमी के लिए बेहतरी नहीं तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि आम आदमी के लिए क्या बेहतरी होती है। अब देखें कि जो आपकी जो पहले 100 दिन होते हैं ना नसरुल्लाह साहब, वो डायरेक्शन शो करते हैं हुकूमत किस डायरेक्शन में जा रही है। हुकूमत जो है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसके जो माशी जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप देखें आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है हाईएस्ट लेवल पे, जैसे बजट के बाद और ऊपर बढ़ गई है, 72,000 इंडेक्स पे वो पहुंच गई है। आपका डॉलर मुस्तहकम है इस वक्त। आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से, आप सऊदी अरेबिया ने 5 से 6 अरब के आपसे मुआहदे MOU साइन किए, फिर चाइना जो है वो आपके साथ इश्तराक कर रहा है, CPEC 2 शुरू हो रहा है। ऐलानात हुए हैं लेकिन अभी ग्राउंड पे कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन देखें ना अभी तो बातचीत SIFC के साथ जो भी मुशावरत हुई है, जैसे हवावे है, उन्होंने कहा आपके 2 लाख लोगों को हम जो है वो डिजिटल उसकी स्किल्स सिखाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी से मुशावरत करने में क्या मसला था? अगर उनके आपके तादी हैं, एग्रीमेंट आपने रिटर्न किया हुआ है। देखें, पीपल्स पार्टी जो है PDM हुकूमत में भी हम इकट्ठे थे और हमारा इल्हाक है और बड़ी अच्छी हमारी अभी तक अंडरस्टैंडिंग चल रही है। इन्होंने हर जगह हमारा साथ दिया है, हमने हर जगह इनका साथ दिया है। हम जरदारी साहब की जब सदर बनना था, आपको पता है कि मौलाना साहब क्यों नाराज हैं, लेकिन बजट में मुशावरत नहीं की। ये सारी बातें अपनी जगह। बजट देखिए, हमने तो नसरुल्लाह साहब इनको बहुत कहा था कि आके हमारे साथ कैबिनेट में शामिल हो जाएं। आप अगर शामिल होते तो हर चीज आपके साथ जो है उस वक्त उससे मशवरा भी हो रहा होता। अब ये बाहर बैठे हैं, वापस आता हूं, जिम्मेदारी पंजाब में जो कुछ वो मांग रहे हैं आप देने को तैयार नहीं। जिम्मेदारी भी तो शेयर होती है। स्पीच वज़ीर आज़म साहब कहते हैं पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगा, आगे बढ़ेंगे। PTI तो हमेशा पुरानी बातें दोहराती हैं, जी ये हुआ, माजी में ये हुआ, हुकूमत तबाह कर दी गई, मुल्क तबाह कर दिया गया। अगर आज वज़ीर आज़म कह रहे हैं आगे बढ़ें, पुरानी बातें भूल जाएं, PTI को क्या मसला आगे बढ़ने में? अच्छा, मुझे एक तो तवक्को है कि मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया तो मुझे भी पूरा टाइम दिया जाएगा। मलिक साहब कौन से वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं, कौन से वज़ीर आला की बात कर रहे हैं? वो लोग जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जो हारे हुए हैं, फार्म 47 की पैदावार हैं। और दूसरी बात, मियाँ शहबाज शरीफ बेचारे तो उनकी हैसियत तो ये है कि वो पेट्रोल की कीमत कम करते हैं तो शाम 15 रुपये कम करते हैं, शाम को उनका वज़ीर ख़ज़ाना आता है, कहता है आराम से बैठो, मुझे पता है कि ये पेट्रोल कितना कम करना है। वो 15 रुपये से 4 रुपये पे ले आता है। जो वज़ीर आज़म अपना वज़ीर दाखिला नहीं लगा सकता, वज़ीर ख़ज़ाना नहीं लगा सकता, इनका काम सिर्फ फ़ोटो शूट है, तकरीर पढ़ना है। और वो आपने लतीफ़ा सुना होगा, उन्हें क्या काम नू छड़ मेरी आउणियाँ जानियाँ वेख। अगर ये इतने ही अच्छे होते नसरुल्लाह मलिक साहब, पाकिस्तान में या आमरीत रही है, एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, तो या ये पार्टियां दोनों रही हैं, 6-6, 5-5, 6-6 बारी लिए हैं, तो इतने अच्छे होते तो वो स्टॉलवर्ड जो मियाँ नवाज शरीफ इनका, जिनको बड़ा हार श्रृंगार करके लाया गया था, वही था ना क्राउड पुलर और जिनके नाम पे वोट मिलने थे, वो अपनी सीट हार गए। मरियम बीबी जो इस वक्त वज़ीर आला बन के बैठी हैं वो हार गई। इसलिए अगर ये इनसे लोग इतने मुतमिन होते तो आज इनकी पूरे पाकिस्तान में 17 सीटें ना होती। तो बात ये है अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको इंटरप्ट कर लूँ शौकत बसर साहब, ये जो बात है ना मुझे भी हजम नहीं होती। बारियां ऐसे नहीं, मेरी गुजारिश सर, ऐसे नहीं, एक सवाल ले लेना, एक सवाल ले ले। ये जो अब कहते हैं ना बारियां लगी रही, पीपल्स पार्टी PMLN, भाई अगर PTI उस वक्त थी नहीं तो आपको कैसे इक़्तिदार देते? भाई अब पीपल्स पार्टी थी, PMLN थी या मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म थी, जी। आप थे ही नहीं तो आपको कैसे देते? भाईजान यही बात तो मैंने कही है। मैंने कब कहा कि हम थे? जो थे उनके करतूतों की वजह से, उनके अमाल की वजह से आज पाकिस्तान जो है इस वक्त हर आदमी जो है गरीब से गरीब तर हो गया, जो आम आदमी है। और ये अशराफिया पाकिस्तान की, मियाँ नवाज शरीफ, जिसका नाम लूँ, ये अमीर से अमीर तर हो गए। नसरुल्लाह मलिक साहब मुझे बात बताइए, अगर आम आदमी गरीब से गरीब तर हो रहा है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, वो बेचारा बच्चे नहीं पाल सकता, उनको दवाई नहीं ले सकता, उनको पढ़ा नहीं सकता, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब किस तरह अमीर हो गए? हाँ, ये ज़रूर सुना था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। तो मेरे भाई प्रॉब्लम ही पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पर जो लोग इस वक्त
इक़्तिदार की कुर्सियों पे मलिक साहब बैठे हैं, वो ही जिम्मेदार हैं आज पाकिस्तान की तबाही बर्बादी का। आप बिल्कुल इंट्रो में सही बात कर रहे थे। जो कौम कर्ज उतारने के लिए, सूद उतारने के लिए कर्ज ले रही हो तो उसकी हालत यही होती है। तो मलिक साहब दूसरी बात, आप तो माशाल्लाह आपका बड़ा तजर्बा है बतौर एक सहाफ़ी के, मुझे बताइए ना कि आज अभी ये जन्नत का नक्शा खींच रही थी कि जी वो हर चीज़ सस्ती हो गई, कदे ना अपनी जेब चु जाके शॉपिंग की हो तो इन्होंने पता होवे हालात क्या है। लोगों के पास ये तो ना कहना बसा साहब, मुझे बात करने दें। मलिक साहब ऐसे ना करें ना, मलिक साहब प्लीज। जी जी, ये इन पे किसी ने जुमला जो है ना वो कहा था, जो अब वो बदले उतार रहे हैं लोगों से। मलिक साहब, ये आबिद शेर ने इनके लिए कहा था। मलिक साहब देखें, अब मैंने पहले दिन कहा था इंटरप्ट नहीं करें। ये वो आबिद शेर वाली बात जो है वो मेरे पर तो ना डाले भाई। जी जी, अच्छा सुन तो ले, अच्छा ऐसे ना करें ना। एक तो आपको तरीका नहीं आता, मैनर्स होने चाहिए कि टॉक शो में इंटरप्ट नहीं करते, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। अच्छा मलिक साहब, गुजारिश ये है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के सो कॉल्ड हुक्मरान हैं, मुझे बताइए कि दुनिया के किस कोने में इनकी जायदादें नहीं हैं? अगर ये लूटा हुआ माल जो पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान को तो ये चिरागा समझते हैं, ये सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं, सारा माल पाकिस्तान का बाहर ले जाते हैं। अगर वो माल सारा जो पाकिस्तान से बाहर पड़ा है ये पाकिस्तान में ले आए, हम भी समझें कि वाकई ये सीरियस है। आप मुझे बताइए, यहाँ 50,000 वाले की तो सिम बंद कर दी गई, तो यहाँ पर मेरे भाई नुसुल्लाह मलिक साहब, ये दुबई लीक्स में किसी ने पूछा ये जो जनरल्स की प्रॉपर्टीज आई, तो आपने पंडोरा पेपर्स में आपने भी नहीं पूछा था ना, याद है आपको? सर सुन तो ले सर, ऐसे मलिक साहब, एक तो आप देखें ना, ये दोनों पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए मुझे बात करने दें। जी जी, अरे गल तो सुन लो। यहाँ पर 85 अरब का डाका डाला गया गंदम का। वो साबिक वज़ीर आज़म काकड़ कह रहे हैं कि जनाब मैंने नहीं डाला, वो कहते हैं कि तुमने डाला, बात करोगे फॉर्म 47 ले आऊँगा। बात ये है मलिक साहब, ऐसे ही छोड़ें, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। मैं अल्लाह से डर के कहता हूं, वापस आता हूँ तो फिर आपसे जी, मैं एक ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ आपसे, ये मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पुराम एक बार फिर खुश आमदीद। शर्मिला फारूकी साहबा, ये तो पीटीआई तो माजी के किस्से जो है ना वो भूलना ही नहीं चाहती। दूसरा, जो पिछले सेगमेंट में मैंने आपसे बात की थी कि पीटीआई कहती है कि जब तक हमारे मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा सही साहब, बतौर इत्तेहाद के सरबराह के मुज़ाकरात करना चाहें करते रहे, लेकिन हमारा मौक़िफ़ तो यही है। लेकिन जी बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इनको सिर्फ अपनी पड़ी है। जहां तक मुकदमों का ताल्लुक है, अदालतों के अंदर इनकी लीगल टीम आई एम श्योर उसको फेस कर रही है, उनको अदालतों से ये मामलात जो हैं वो हल करने पड़ेंगे। ये पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या दीगर जमातें तो ये काम नहीं करेंगे। सबने केसेस फेस किए जी, हमने नहीं किए केसेस फेस किए। इनके दौर में हर अपोजिशन के इंसान के ऊपर केस था, हर अपोजिशन के मेंबर के ऊपर इन्होंने वो तज़ीक आमेज़ जो है वो कह के लगाने होते थे। वो इनका एक आता था, वो डॉक्टर शहबाज गिल जो भागा हुआ है अब, और न जाने क्या क्या सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मजाक किए जाते थे। तो इन्होंने मुकदमे नहीं बनाए अपोजिशन के ऊपर। तो अगर आपने घड़ी बेची है और फिर घड़ी बेच के आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया उसके ऊपर जो इनकम है, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, ये तो फिर इनका मामला है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त वही बात है कि इनको अवाम का कोई मसला नहीं है, इनको अवाम की परेशानियों का कोई अजाला करने का कोई इरादा नहीं है। ऐवान में बैठे हैं, वहां पर भी ये नारे लगाते हैं इमरान खान के, वहां पर भी ये उन्हीं के केस खत्म करने की बात करते हैं। आज तक इन्होंने अवाम की किसी मसाइल पे बात ही नहीं की है। होता है ना कि आप बात करें गंदम के इशू पे करें, आप महंगाई के ऊपर करें, आप करप्शन पे करें, कोई बात नहीं करते। ये अगर बात करती है तो पीपल्स पार्टी करती है, पीपल्स पार्टी मसले उठाती है, पीपल्स पार्टी जो है वो चीज़ें करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको अवाम की दाद रसाई का कोई इनका इरादा भी नहीं है। और ये अफसोसनाक बात है कि अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, आवाम के अंदर पहुंचे हैं, कुछ जिन लोगों ने आपको वोट दिया उन्हीं का पास रख लें, उन्हीं के लिए कुछ कर जाएं। बहुत कुछ कर सकते हैं ऐवान में बैठ के, बहुत कुछ कर सकते हैं। बजट के ऊपर एक शैडो बजट दे, बताएं, अपनी तजावीज़ दें। देखिए ये मौका है जब कौम आपकी जानिब देख रही है, ये मौका है जब कौम ये कहती है कि खुदारा हमने आपको ऐवान तक भेजा है तो हमारे मसले तो हल करो। लेकिन अगर आप अपने ज़ाती मसलों में पड़ जाएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कौम से मुखलिस नहीं है।
उस्मा कारदार साहब, अगर मसाइल हल नहीं होने, बातचीत नहीं होनी, सियासी बहरान नहीं टलना, तो वज़ीर आज़म साहब जो बात कर रहे हैं कि मैशियत बेहतर नहीं हो सकती सियासी बहरान अगर अपनी जगह पर मौजूद रहें, हुकूमत की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना कि हुकूमत बातचीत का आगाज़ खुद कर ले, PTI से बातचीत करे, मामलात को थोड़ा सा ठंडा करे। नसरुल्लाह साहब देखिए, बात सारी ये है कि अगर एक शख्स NRO के लिए तगोदो करे और सिर्फ एक PM की कुर्सी तक पहुंचने की जो उसकी जो एक उसको मतलब जैसे कहते हैं ना इक़्तिदार की वो एक आदत पड़ गई थी, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है कि मुकदमे क्यों माफ़ कर दिए जाएं। देखें, ये बात कर रहे हैं कि जी फ़लाने ने इतना किया। मैं तो सिर्फ ये आपको कहती हूँ कि देखिए, मैं एक MP हूँ, हर साल मुझे अपने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म जमा कराना पड़ता है अपने असासों का। भाई आपको किसने कहा था, जैसा ये शर्मिला फरमा रही हैं कि आपके 800 गुना असासे बढ़ गए और आपने डिक्लेयर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कहा था मैंने टैक्स दे दिया। भाई आपने इलेक्शन कमीशन को बताया कि वो 800 गुना आपके असासे कैसे बढ़ गए, वो जो 450 कनाल ज़मीन थी वो कैसे आ गई आपके ट्रस्ट में, फिर आपने जो सारी जो घड़ियां बेच दी औने पौने, वो क्या हुआ सारा। और बात सारी ये है कि वो जो दो एक फनकार थे, एक फराह गोगी और वो गुज्जर, किधर भाग गए? वो जो सारा मनी लॉन्डर करके अरबा रुपए ले गए, जिसके बहुत सारा कमीशन तो बनी गाला में जाता था क्योंकि बेस्ट फ्रेंड तो वो उन्हीं की मुर्शिद की थी, वो कहाँ चले गए? क्यों नहीं वापस आते हैं? क्यों भागे क्यों है? और वो पैसा किधर भाग गया सारा? बहरहाल इनकी जो कारकर्दगी थी वो तो ये थी कि इन्होंने 5 वज़ीर ख़जाना बदले, कोई 5 इन्होंने अपने FBR के चेयरमैन बदले, फिर भी पता नहीं 6 कोई IG बदले, फिर भी कुछ नहीं बना, फिर भी कुछ नहीं बना। तो बात सारी ये है। और शर्मिला ने एक जो बात की वो थोड़ा सा मैं उस पर बात करूँगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम की बात करती है। मैं इनको बताती चलूँ कि मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब की बात करूँगी। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनका काम मुँह से बोलता है, सुबह से लेकर रात तक वो एक ही चीज़ कर रही हैं कि किस तरह अवाम को रिलीफ उन्होंने देना है, किस तरह अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली लानी है, किस तरह टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर के वेलफेयर के लिए उन्होंने लगाना है। किसी अस्पताल में आप उनको देखेंगे, किसी स्कूल में आप उनको देखेंगे, किसी इदारे में देखेंगे, वो इतनी फोकस्ड हैं, इतनी फोकस्ड हैं। कोई एहसान तो नहीं है, फ़र्ज़ है उनका, फर्ज है। और वो अपने आप को मजदूर कहती है, वो कहती है कि मैं सिर्फ खिदमत करने के लिए। दुबई लीग्स पे जरा बता दें, दुबई लीग्स पे क्यों नहीं कार्रवाई की? नहीं, ये कहना कि सिर्फ पीपल्स पार्टी है अवाम की बात करती है और उनके इश्यूज की बात करती है, तो ये थोड़ा सा ज्यादती है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है मरियम नवाज से, मैंने तो उनसे कोई सियासी बयान उनका अभी तक मेरे नजर से तो नहीं गुजरा, सिर्फ उनका काम, और वो भी लोगों के लिए जो वो कर रही हैं, कोई अपनी जात के लिए कुछ नहीं वो कर रही है। ठीक है, बसरा साहब ये जो इल्ज़ाम लगता है PTI के ऊपर कि जनाब KPK के वज़ीर आला नारे लगाते हैं, बड़के लगाते हैं और मरीम नवाज साहबा काम कर रही हैं। दूसरा, PTI के लिए मसला क्या है? असद कैसर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को फुल इख्तियार दिया मुज़ाकरात का, और शुरू में मैंने जैसे आपको सुनवाया, रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि अचकज़ई साहब इत्तेहाद के सरबराह के तौर पर बातचीत करें, हमारे PTI से जिसने बात करनी है वो हमसे अलग बात करेगा। आपने सरबराह भी बनाया, इख्तियार भी दिया, बातचीत भी नहीं करने देते। नसरुल्लाह मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी अगर करप्शन के हवाले से भाषण दें तो ये क़यामत की निशानी है। यकीन माने लोग जो है ना फिर वो ज़ाहिर तमस्खुर उड़ाते हैं इनका, यार ये इनको कहें 70-80 के दौर से निकल आए, ये 2024 है। इसीलिए तो आज हालत ये है, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है, इसीलिए तो इनकी ज़बानें ज़ब्त हो गई हैं। खुदा का खौफ करें, आए निकले मेरे साथ, चले मार्केट में इकट्ठे, चले मलिक साहब बातें करने वाले, मलिक साहब मार्केट में बाहर, अगर ऐसे लोगों को मलिक साहब मलिक साहब अगर ऐसे लोगों को बुलाना होता है जिन्होंने सिर्फ बीबी के सामने मरियम के नंबर, आपने तो इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम ही कर लें। ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें ना, इनको कहें इनको चोर सोच बांध करें, इनको कहें झूठ बोले जाके घर, यहाँ ना बोले कम से कम। अच्छा मुझे बात मलिक साहब मुझे बताइए, मैंने आपको पहले कहा था मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, ये इंटरप्ट ना करें। अच्छा गुजारिश ये है कि अभी मरियम बीबी की बात कर रही थी, हाँ बिल्कुल 100 दिन के अंदर मरियम बीबी ने पंजाब का किसान तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ पर काले कवानीन, मलिक साहब आपको मुबारक हो, आप बड़ा इनका बातें करते हैं, आपके लिए काले कवानीन बना दिए, और आपको क्या चाहिए?
अच्छा सुन तो लेना मलिक साहब, गुजारिश सुने, मेरी बात करने देना मुझे। इसलिए मरियम बीबी की 100 दिन की कारकर्दगी ये है कि डेली टिकटॉक्स बनती हैं, फोटो शूट होता है और बताया जाता है कि पंजाब में बड़ी तरक्की हो रही है। इसलिए मेरे भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा फिर वही बात ये देखें, इनको कहें देखें, आपने सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, कोई इज्जत से बात बाकी कही आपने नहीं चीफ मिनिस्टर नहीं, वो हारी हुई मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी सीट हारी। अच्छा दूसरी बात मलिक साहब, अच्छा बात तो सुन लेना उनको, मलिक साहब ये क्या तरीका है? मलिक साहब इन्हों को थोड़ी तमीज से अच्छा ये रोना धोना बंद करें। अच्छा मेरी गुजारिश मलिक साहब, मेरी गुजारिश, बाकी रही मुज़ाकरात की बात। मलिक साहब आप हम इनसे मुज़ाकरात करें, पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला। बेचारे खुद जो हैं वो मरहूने मिन्नत हैं, एस्टेब्लिशमेंट इनको लेकर आई है, ये फार्म 47 के नमूने हैं। ये अपना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके पास ना कोई इख्तियार है ना ताकत है, तो बताएं किस चीज़ की इनसे मुज़ाकरात करें? मैंने जो आपके सामने रखा, असद कैसर सब कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने, बानी चेयरमैन ने इख्तियार दिया है। दूसरी तरफ रोशन साहब कहते हैं कि नहीं जी हाँ पीटीआई अलग मुज़ाकरात करेगी, अचकज़ई सब करते फिरें। ये तो अचकज़ई साहब के साथ जाती है ना। सर मेरी गल तो सुनो, मैं तुम्हें पूरा जवाब देंगा। गुजारिश ये है कि अचकज़ई साहब हमने 6 रुकनी इत्तेहाद बनाया है आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से। इससे आप समझ जाएं हम किसी के साथ डील के लिए मुज़ाकरात नहीं करेंगे कि रात सुते पे हुए तो मियां नवाज शरीफ साहब 100 सूटकेस लेके जद्दा भज जान और पता चले 10 साल की डील करके भेजा था, बात तो सुने। अच्छा बात तो नहीं, मैं पहली डील की बात कर रहा हूँ, पहली डील जो आपने की थी उसकी बात कर रहा हूँ, वो दूसरी डील है। अच्छा चूंकि आप हमेशा डील के साथ गए हैं, डील के साथ आए हैं, अभी भी डील के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा मलिक साहब गुजारिश ये है, हम बात बिल्कुल मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे और पार्लियामेंट अपना काम करे। हमें बिल्कुल बार बार कहूँ, आज भी खान साहब ने कहा है, ना इनकी तरह हम डील करेंगे, ना इनकी तरह हम जेल के अंदर हमारे क्लच प्लेटें या प्लेटलेट्स ख़राब होंगे, ना हम अस्पतालों में जाएंगे, ना हम पता चलेगा कि बाहर चले गए। इसलिए 1 पॉइंट एजेंडा है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। और ये देखें एक मैंडेट 1 साल हो गया, मतलब सब सुन लें, 1 साल हो गया है। आज क्या अदालतों में फैसले हमने करने हैं? एक अदालत ने फैसला किया 9 मई का, उस जज साहब को जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। हम इसलिए कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने, हमारी एप्लीकेशन 9 मई की भी मौजूद है, हमारी एप्लीकेशन 8 फरवरी की भी मौजूद है, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। यहाँ प्रोग्राम एक ब्रेक के वक्त हुआ, वापस आते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। शर्मिला फारूकी साहबा ये जो बात कर रहे हैं शौकत बसा साहब, पीटीआई तो वहीं खड़ी है, चोर डाकू करप्शन, पीटीआई उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो फिर आपकी बातचीत या मुज़ाकरात कैसे समझा जाए कि सियासी बहरान टल जाएगा? देखिए जी, इनकी सियासत बड़ी जारहाना सियासत है। ये हर किसी को चोर डाकू कहते हैं सिवाय अपने। एक तवील फहरिस्त है जिसमें फराग गोगी है, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, 190 मिलियन का केस है, वो जो अलकादर ट्रस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इस पर तो बात ही नहीं करते ना, दे डोंट टॉक अबाउट इट। फॉरेन फंडिंग केस है जिसको ये 8 साल घसीटते रहे इलेक्शन कमीशन में, इस पर बात ही नहीं करेंगे। जैसे ही आप कोई बात करेंगे फौरन आप पे अटैक करेंगे, चोर डाकू तुम। और अगर हमारी जमातों से कोई इनकी जमात में जाता है तो वो चोर डाकू नहीं रहता है, वो दूध का धुला हो जाता है। अभी चंद दिनों पहले इन्होंने एक और अपने ट्विटर पे एक पूरी वीडियो 2-2.5 मिनट की बना के डाली, जिसमें इन्होंने एक फौजी को नहीं, पूरे के पूरे फॉर्मेशन कमांडर्स को घसीट दिया है पूरा। वो मुजीबुर रहमान वाला अलग मामला था, हमूदुर रहमान रिपोर्ट वाली अलग इशू थी, ये अलग था। इसके ऊपर तो पूरे फॉर्मेशन कमांडर्स को इन्होंने घसीट दिया और फिर न जाने क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं। फिर SIFC, अच्छा SIFC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, कि आपने उसके ज़रिए एक फैसिलिटेशन विंडो बनाई जिससे पाकिस्तान के ना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि इस वक्त 50 साल कम तरीन सतह के ऊपर है, 13.1%। उसको उन्होंने टारगेट किया। उस्मा कारदार साहब, ये 9 मई की जब बात आती है, मुकदमात का जिक्र आता है, मुकदमात में प्रोसिक्यूशन अगर मुकम्मल ना हो, आपके मुकदमात सही तरीके से चलान सबमिट ना हो, फिर जमानतें होंगी, तो फिर PTI ये कहती है जी झूठे मुकदमात हैं।
ये मौका हुकूमत क्यों फराहम कर रही है? देखिए नुसरुल्लाह साहब, हमारे एक गुड टू सी यू थे हमारे, आप जानते हैं, वो जाते जाते इनको फैसिलिटेट कर गए थे और वो जो मिलिट्री कोर्ट्स पे जो ट्रायल थे उनको रुकवा गए थे। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर उनके जाने के 3 महीने बाद वो दोबारा मामला जो था वो क्लियर होना शुरू हुआ। उसमें थोड़ी सी अब सुखम रह गई है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। देखिए, रियासत माँ जाई की तरह होती है। अगर आप रियासत पे हमला करते हैं तो आप मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते हैं। रियासत पे कौन हमला करता है? टीटीपी करता है या दुश्मन करता है आपका। आप अब खुद अगर एक सियासी जमात अगर इस तरह से गुत्थम गुत्था हो जाए और पूरे दुनिया में बदनाम करने पे, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, इन्होंने कौन से कांग्रेसमैन के पाँव नहीं पड़े, कौन से सेनेटर के पाँव नहीं पड़े, ये कौन इनको लाया, कब लाया, किसके कंधों में ये बैठ के आए, ये खुदा के लिए ये सोच लिया करें कोई बात करने से पहले। बसरा साहब, जाराना सियासत जो है ये मकबूलियत तो देती है लेकिन मुल्की निज़ाम तबाह कर देती है। पीटीआई को इस बात का इदराक है? वैसे मल साहब बहुत अच्छी बात की, मेरी दोनों कलीग्स ने कुछ 2 बातें की। असल में अवाम जो है वो ये समझती है कि हमारे मसाइल की असल वजह ही ये टोला है जो 30-40 साल से शक्लें बदल के, बेस बदल के किसी ना किसी से आगे निकल है ना। शैडो बजट आप दे देते, आपको अपनी तजावीज़ देते। अच्छा, मेरी बात मुकम्मल करने दे सर, ऐसे ना करें मलिक साहब देखें ना, फिर अगर आप पीछे चले जाते हैं, इसलिए मौजूदा हालात में आपको लाता हूं। कर लें प्रोग्राम। अच्छा मल साहब, मुझे ऐसे ना कर, देखे ना, हम ये इन्होंने पाकिस्तान को चिरागाह बनाया हुआ है। अवाम ये समझती है कि यही जिम्मेदार है आज पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है, जो करप्शन है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये जिम्मेदार है। इसीलिए तो आज 90% अवाम जो है इनके साथ नहीं खड़ी, ये इसलिए यारों मददगार हैं। दूसरी बात, हमें बताया जा रहा था हमें भी दिखा दें, हमें तो नजर नहीं आ रहा कहीं। सुन तो ले। अच्छा ना बोल, आप ना बोल। अभी फौज की बात की जा रही थी। हमें बड़ा पता है, अभी जो मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर है ना, जिन्होंने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे हम फौज की, और फिर वो पतली गली से निकल गए। यहाँ जो मैडम चीफ मिनिस्टर है वो कहती थी जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, और ये मियाँ नवाज शरीफ जो वीडियो बड़े बड़े जलसे लगाकर वीडियो दिखाते थे, जीएचक्यू को अटैक नहीं किया था, उन्होंने जिना हाउस को नहीं जलाया था। बात तो सुन ले, बात शोहदा की। अच्छा मुझे बात करने देना। अच्छा देखिए कंक्लूड कर लूं। अच्छा दूसरी बात मल साहब, मैं आज भी कहता हूं, असल में प्रॉब्लम इनका क्या है? आज फौज इन सियासी यतीमों के सर से हाथ उठा ले, ये 24 घंटे हुकूमत में नहीं रह सकते। दूसरी बात, भाई इमरान खान तो ये कहते हैं ये फौज आपको नहीं मिलने लगा। इमरान खान ये कहते हैं कोई आपसे बात करने का भी रवादार नहीं है। सुन तो ले जी, ठीक है। इमरान खान ये कहते हैं ये फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा। वो कहते हैं मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। जहां तक 9 मई की बात है, हम आज भी कहते हैं कि भाई बनाए, आपकी हुकूमत ना बेशक जाली है, बनाए। 1 साल से हम जुडिशियल कमीशन मांग रहे हैं। 14 जगह पे हमला हुआ, सिस्टमैटिक। मलिक साहब मेरा एक सवाल है जाते जाते आपसे और शर्मिला, मुझे पता है आप सच बोलेंगे। आप बताएं, आप या शर्मिला एक वक्त में 20 जगह पे हो सकते हैं, 20 शहरों में? ये है 9 मई, आप बता दें इस जवाब तो हम आप ही के लोग थे 20 शहरों में, और उन सब ने फौजी तंसीबात पे हमला किया। बसा साहब मैं कंक्लूड करता हूँ। शर्मिला फारूकी साहबा ने, पीपल्स पार्टी ने, मैंने कभी नहीं कहा कि आपके ऊपर जो मुकदमात बने हैं, ये अगर आपके साथ ज्यादती हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने आपसे ये कहा है कि आप भी कानून को हाथ में ना लें, आप भी मुल्क में टाइगर फोर्स न बनाएं, आप भी जत्थे न बनाएं। इसलिए ये हमारा मौका बड़ा वाजिब है। चूँकि अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कभी इसलिए अगले प्रोग्राम में आपसे इस पर बातचीत करेंगे। शौकत बसर साहब, उस्मा कारदार साहबा, शर्मिला फारूकी साहबा, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।